गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपको कविता नंबर 10 के जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं वो करवा रहे हैं। तो पहली वीडियो में सभी अभ्यास के प्रश्न हो चुके थे और इस वीडियो में परीक्षा उपयोगी हैं क्योंकि हमारे लिए ये भी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 1। निम्न पंक्तियों में काव्य सौंदर्य बताइए। यहाँ पर जो पंक्तियां हैं मैं लिख करके बताती हूँ। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, भोलापन दिल का, अक्खड़पन जुझारूपन भी, अक्खड़पन जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार। ये कवियत्री की पंक्तियां हैं जिनके अंदर काव्य सौंदर्य बताना है कि इनके अंदर क्या क्या प्रयोग हुआ है। निम्न पंक्तियों में कवियत्री ने झारखंड के जो वातावरण है उसका सुंदर वर्णन किया है और चित्रात्मक शैली में प्रयोग किया है। निम्न पंक्तियों की भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक है। इनके अंदर अक्खड़पन, जुझारूपन, इस प्रकार के लोक भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है और साथ में भीतर की आग यानी कि भीतर का जो मन है, जो बेचैन मन है, तृष्णा है मन के अंदर, उसका यहाँ प्रयोग किया है। धनुष की डोरी, आदिवासियों का जो हथियार होता है वो धनुष होता है। उसने कहा है कि धनुष की वही डोरी जिससे कभी वो आखेट भी करते थे और संग्राम भी जीतते थे। और उन्होंने कहा है कि कुल्हाड़ी की धार, जो हमारे पुराना समय था वो कहाँ चला गया, आज भी हम उसको वापिस ला सकते हैं क्योंकि समय थोड़ा बचा हुआ है, उसके अंदर हम अनेक काम ऐसे करते हैं। दिनचर्या, दिन के अंदर जो होने वाले काम हैं वे आज भी हो सकते हैं। यहाँ पर छंद का प्रयोग हुआ है और आगे अलंकर, भाववाचक संज्ञा, जैसे अक्खड़पन, जुझारूपन, यहाँ भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। अक्खड़ और जुझारू जब आगे पन लग जाता है तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। भावों को मुक्त छंद में बांधा गया है और कविता की जो भाषा है वो संथाली है लेकिन हिंदी में रूपांतरित किया गया है। तो यहाँ पर ये आपका पहली पंक्ति का
वो था काव्य सौंदर्य। अब मैं आपको दूसरी पंक्ति का काव्य सौंदर्य बता रही हूँ। दूसरी पंक्ति का जो काव्य सौंदर्य है, निम्न पंक्तियों का भी काव्य सौंदर्य बताना है। बच्चों के लिए मैदान, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की सी शांति, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और इस अविश्वास भरे दौर में, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। निम्न पंक्तियों में कवयित्री ने संथाली भाषा का प्रयोग किया है, जो हिंदी में परिवर्तित हुई है। इन पंक्तियों में कवयित्री ने आदिवासी बस्तियों के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी ओर संकेत, साधनों की ओर संकेत किया है, और साथ ही आधुनिक परिवेश में बढ़ते हुए अविश्वास की ओर गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रस्तुत काव्यांश संथाली भाषा में है। वर्णनात्मक शैली और सामाजिक परिवेश और पर्यावरण को पहुंचाए जाने वाले हानियों का सजीव चित्रण किया गया है। कविता जो है मुक्त छंद और अतुकांत रचित है। हरी हरी, यहाँ पर हरी हरी में जो है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। निम्न पंक्तियों में, तीनों पंक्तियों में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इनमें उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी यहाँ सा से सी ये उपमावाची शब्द जो लगे हैं, इससे कविता की और भी सुंदरता बढ़ गई है। संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पूरा जो ये पंक्तियां हैं इसके अंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन भावाभिव्यक्ति पूर्ण रूप से सही है। भाषा सरल, सहज और लोकमान्य भाषा के कुछ शब्दों का भी प्रयोग यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर अब आपका करवाती हूं मैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, पठित कविता के आधार पर कविता के आधार पर संथाली बस्तियों के लोगों के जीवन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जीवन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, संथाल की बस्तियों में आदिवासियों की बस्तियां हैं। इन बस्तियों के लोग अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। ये लोग वहाँ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इनकी जिंदगी दिखावे और आडंबर से बाहर है। ये अशिक्षित होते हुए भी ईमानदार और भोले हैं। जुझारूपन और अक्खड़पन इनका स्वभाव है और ये जो स्वभाव है इनका ये देखते ही बनता है। लोक नृत्यम लोकगीत के जीवन के साथ इनकी संस्कृति जो है वो इनके अंग है, क्योंकि ये वहाँ पर अपना मनोरंजन लोकगीत जो इनकी अपनी लोक भाषा में प्रचलित भाषा संथाली भाषा के अंदर प्रयोग करके अपना मनोरंजन करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, शहरी जीवन भाग दौड़ शहरी जीवन भाग दौड़ एवं व्यवस्था से भरा होने के कारण व्यवस्था से होने पर कवयित्री ने उन्हें ठंडी दिनचर्या क्यों कहा है? उन्हें ठंडी दिनचर्या क्यों कहा है? यहाँ पर चौथा प्रश्न, निश्चय ही शहर के जीवन में अत्यधिक भागदौड़ रहती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में व्यस्त है, न किसी के पास किसी से मिलने का समय है और न ही बात करने का। वो वहाँ के लोग जो हैं किंतु वहाँ के जीवन में शारीरिक संबंध जो है, प्रेम भाव और आपसी सौहार्द का अभाव है। आपसी प्रेम और मिलाप के बिना जीवन की मशीन की भांति निर्जीव निराशा मन लगता है। इसलिए कवयित्री शहरी जीवन की इस ठंडी दिनचर्या से बस्तियों के जीवन को दूर रखना चाहती है। कवयित्री चाहती है कि जो शहरी जीवन है, जहाँ पर प्रेम प्यार सौहार्द का अभाव है, तो वो जो झारखंड है उनको शहरी आबो हवा से बचाना चाहती है और इसीलिए कहती है कि नगर के अंदर सब कुछ होते हुए भी वहाँ की जो दिनचर्या है वो बिल्कुल ठंडी है, क्योंकि उनके अंदर वो प्रेम का अभाव रहता है जो गांवों के अंदर देखा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5, बढ़ते हुए शहरी प्रभाव के कारण संथाली बस्तियों में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं? क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं? बढ़ते हुए शहरी प्रभाव के कारण संथाली बस्तियों में क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं? शहरी गति इतनी तेजी से बढ़ रही है कि संथाली बस्तियों में विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो गई है। जंगल की कटाई करके कंक्रीट के बड़े बड़े महल भवन इमारतें बनाई जा रही हैं। इसलिए जंगल की जो ताजी हवा है, नदियों का पवित्र जल, पहाड़ों की मौन शांति, मिट्टी की सुगंध, खुले आंगन, मैदान की हरी भरी चरागाह और लहलहाते हुए खेत समाप्त होते जा रहे हैं। इससे बूढ़े बच्चे यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी आज चारा चरने का अभाव हो गया है। यहाँ पर कवयित्री ने कहा है कि शहरों के अंदर जो नगरीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, आज ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति शहरों की ओर दौड़ता
जा रहा है। शहर इतने पांव पसार रहा है कि वो बढ़ता हुआ गांव की ओर आ रहा है और गांव के जो मनोरंजन, खेत खलियान, अन्न उगाने की जो उपजाऊ भूमि है वो भी कम होती जा रही है। इसलिए कवयित्री ने कहा है कि आज नगरीकरण के अंदर गांवों की जो संपदा है वो नष्ट हो रही है और वहां पर ये जो अभी बताए परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ प्रश्न नंबर आता है आपका 6। बस्तियों के नंगे होने का क्या अर्थ है? बस्तियों के नंगे होने का क्या अभिप्राय है? कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा कि आज की बस्तियां नंगी हो गई हैं? कवयित्री ने नंगे होने का अभिप्राय लोगों ने अपनी मान मर्यादा को तोड़कर अमर्यादित और निर्लज हो गया है। वस्त्रों को शरीर ढकने के लिए पहना जाता है, लेकिन आज अंग प्रदर्शन होता है और उपेक्षा उसे अधिक उत्तेजक बनाया जा रहा है। धरती पर खड़े हुए पेड़ों को काटकर पृथ्वी को भी पेड़ वृक्ष विहीन बनाया जा रहा है। जिस तरह व्यक्ति अपनी मर्यादा को भंग कर रहा है, उसी प्रकार व्यक्ति पृथ्वी के साथ भी खिलवाड़ करके उसको भी मर्यादाहीन बना रहा है, क्योंकि पृथ्वी जमीन का जो वो सौंदर्य है वो उसके वृक्षों से है। जिस प्रकार व्यक्ति वस्त्र पहनकर अपने शरीर को ढकता है, उसी प्रकार धरती माता का जो वो वस्त्र है वो वृक्ष है। अपने आप तो व्यक्ति निर्लज हो ही गया है, लेकिन साथ में वो पृथ्वी को भी निर्लज कर रहा है। यहाँ आता है आपका प्रश्न नंबर 7। कविता के अनुसार सहज और स्वाभाविक कविता के अनुसार सहज एवं स्वाभाविक सहज एवं स्वाभाविक जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है? कविता के अनुसार सहज एवं स्वाभाविक जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है? कविता के पढ़ने पर जैसे कि पता चलता है कि जीवन जीने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य, नाच गाना, खिलखिलाहट भरी हंसी, रुदन, खेलने के लिए खुले मैदान, बूढ़ों के लिए शांति में प्रिय स्थान आदि का होना नितांत आवश्यक है। इसके अभाव में जीवन की सहजता को आघात पहुंचता है, जो कि ऐसा करना नहीं चाहिए। प्रश्न नंबर है आपका 8। आओ मिलकर बचाएं। आओ मिलकर बचाएं इस शीर्षक का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ प्रश्न नंबर 8। प्रस्तुत कविता का एक उद्देश्य है, क्योंकि पूरी कविता किसी उद्देश्य को लेकर के लिखी गई है। इसमें कवयित्री निर्मला पुतुल ने प्रकृति प्रेम के साथ साथ संस्कृति जो अपनी संस्कृति है की भी प्रेरणा दी है। कविता का प्रमुख लक्ष्य झारखंड के आदिवासी रंग और जीवन शैली को बचाना है। लोग हर चीज को उसकी उपयोगिता के आधार पर रखते हैं। आज के बढ़ते भौतिकवादी व उपयोगितावादी युग में आंचलिक संस्कृति और वहां की प्रकृति को धक्का लग रहा है।
कवयित्री इस कविता के माध्यम से अपनी संस्कृति को बचाने का भरपूर प्रयास कर रही है। वह चाहती है कि जीवन में हरियाली, भोलापन, अक्खड़पन, जुझारूपन, सादगी, ताजगी आदि बनी रहे, क्योंकि इससे मनुष्य को थोड़ा बहुत अपने जीने के लिए अपने सपनों को साकार तभी करता है जब एक व्यक्ति दूसरे के मेल मिलाप में रहता है या उसके नज़दीक रहता है, अपने आपसी त्योहार मिलजुल करके मनाता है। और कहीं भी जब बूढ़े व्यक्ति बैठते हैं तो मिल करके वे अपने घर अपनी गपशप लड़ाते हैं, बच्चे खेलते हैं, जो उनके पशु हैं वो वहाँ पर चरते हैं, यानी कि वहाँ पर एकता की भावना देखी जा सकती है। और कवयित्री उसी एकता को बचाए रखने पर जोर देती है। कवयित्री ने यहाँ भी कहा है कि संस्कृति को शहरी अपसंस्कृति से बचाकर झारखंड की माटी के रंग में रंगना चाहती है। कवयित्री चाहती है कि झारखंड की जो माटी का रंग है वो शहरी की माटी के रंग में ना बदले। माटी, शहर की माटी का रंग निर्जल, जिसको उसने एक शब्द का प्रयोग किया था नंगे होने के लिए, इसी प्रकार वो चाहती है कि संथाल की जो संथाली भाषा है या फिर आदिवासी समाज के जो रीति रिवाज, वहाँ का रहन सहन है, वो नगर की चपेट में न आए, झारखंड की माटी के रूप में ही रख लेना चाहती है। वह चाहती है कि जीवन में हरियाली, भोलापन, सादगी, अक्खड़पन, ताजगी आदि बनी रहे। वहाँ के खेत, हरे भरे मैदान, वहाँ के लोकगीत, नाच गाना, ताजी हवा और वहाँ पर शांत वातावरण, नदियों का बहना और उनकी सरसराहट, पहाड़ी क्षेत्र की शांति आदि बनी रहे। इसे बचाने की वहाँ और लोगों का ध्यान आकृष्ट करना ही कविता का प्रमुख लक्ष्य था, क्योंकि कवयित्री ने झारखंड की जो प्राकृतिक सौंदर्यता थी उसी को बचाने के लिए यहाँ पर भरपूर प्रयास किए हैं। और वो लोगों से, झारखंड के लोगों से आह्वान करती है कि अभी भी हमारे पास कुछ समय है, तो आओ मिलकर इसको बचाएं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो समाज है वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा यदि हम आज भी नहीं जागे। इसलिए कवयित्री ने कहा था कि आओ मिलकर बचाएं, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो आओ सब इकट्ठा होकर बचाएं। यहाँ पर इस कविता का जो उद्देश्य है वो सार्थक बना हुआ है।